Friends, welcome to Extract IS. Let's discuss the today current affairs. Firstly, we can discuss the yesterday question that we are given. पहले हम कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने कल दिए थे. दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चंस के आंसर डेली दे रहे हैं. थैंक यू महेंद्र राय इसके आंसर्स डेली दे रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कौन सी कंट्री फॉलो करती है? तो इसका आंसर है जर्मनी. सी जर्मनी ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ये फॉलो करती है. क्यों ये न्यूज़ में आया? द रूलिंग जो उड़ीसा की बीजेडी पार्टी रूल कर रही है, वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, वहाँ पे क्या हुआ, वेयर असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी कॉन्साइड हैज़ प्रपोज्ड अ सोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया. उन्होंने एक सोल्यूशन प्रपोज किया है कि ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं, असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ. दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट फॉलोड इन जर्मनी कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ये जर्मनी से ये कंसेप्ट लिया गया है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. तो उसको देखते हुए उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया. ऑल्सो रिकमेंड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2018. ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको रिकमेंड किया था 2018 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. द सिस्टम इज प्रीवेलेंट इन जर्मनी इज दैट द बुंडस्टैग, वहाँ का लोअर हाउस को जैसे हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे बुंडस्टैग बोलते हैं, कैन नॉट सिंपली रिमूव द चांसलर विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन से चांसलर को हटाया नहीं जा सकता. कैन नॉट सिंपली रिमूव द चांसलर विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. द कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पुट एन embargo on ousting the chancellor as the opponent must not only disagree with his or her governance but also agree on a replacement. क्या होता है, जैसे अगर आपको जिसको हटाना है उसके लिए भी एक एग्रीमेंट होनी चाहिए और जिसको लाना है उसके लिए भी एग्रीमेंट. ये क्यों आ रहे हैं, क्या इनका प्रीवियस रहा हुआ है, तो वहाँ के लिए मतलब जिनको हटाया जा रहा है उनके लिए भी एक एग्रीमेंट रहेगा और जिनको लाया जा रहा है उनके लिए भी एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा. वहाँ इतने आसानी से नहीं हटाया जाता. तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. तो इसका आंसर होगा सी जर्मनी. अवेयर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इन एन ऑनलाइन टूल डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. अवेयर एक न्यूज़ जो कि रिसेंटली चलता रहता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है? तो इसका राइट आंसर है WHO ने ये डेवलप किया है. Aware is an online tool developed by the WHO aimed at guiding policy makers and health workers to use antibiotics safely and more effectively. ये हेल्थ वर्कर्स के लिए ये किया गया है, टू यूज़ एंटीबायोटिक सेफली एंड मोर इफेक्टिवली. एंटीबायोटिक को सेफ यूज़ करने के लिए और मोर इफेक्टिव. इसके 3 टूल, अवेयर में 3 टूल हैं. फर्स्ट टूल क्या है? फर्स्ट टूल है एक्सिस मतलब क्या होगा? एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस इन्फेक्शन. सेकेंड टूल है वॉच, एंटीबायोटिक अवेलेबल टू ऑल टाइम्स इन द एंटीबायोटिक सीरियस इन्फेक्शन हेल्थ केयर सिस्टम. और थर्ड क्या है? रिजर्व, एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड स्प्रेंगली और प्रिजर्व. तो ये 3 टूल है इसके, ये ध्यान रखिएगा आप. इसके 3 टूल हैं, ये पूछ सकता है एग्जाम में सॉरी. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? WHO. थर्ड हमारा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम. तो ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम कौन सा है? कालेश्वरम मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है. वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. कौन से स्टेट ने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना. इसका राइट आंसर क्या है? डी, तेलंगाना. तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? गोदावरी रिवर के ऊपर. ये ध्यान रखिएगा आप. कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना द्वारा. ये रिवर गोदावरी के ऊपर बनाया गया है. अब हम देखते हैं आज का मैप ऑफ द डे. जैसे कल हमने डिस्कस किया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके लिए एक ट्रिक भी आपको बताई थी सेट करके. सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती. याद रखिएगा,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथोपिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, वो इंडियन ओशन से बॉर्डर नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। आज का मैप ऑफ द डे है हमारा कैस्पियन सी। आज हम कैस्पियन सी के बारे में जाने हैं। कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री करती है? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। 5 कंट्रीज बाउंड्री बनाती हैं कैस्पियन सी से। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको बोलते हैं तारीख। तारीख ये ट्रिक है इसको याद करने का। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कैस्पियन सी के बारे में। 5 कंट्रीज को बाउंड्री करती हैं और इसका ट्रिक है तारीख। तो हमने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है मैप ऑफ द डे का, तो इससे आपका रोज का एक एक मैप आपका क्लियर होता रहेगा साथ साथ में करंट अफेयर्स के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। फर्स्ट जीएस पेपर से हमारा करंट अफेयर्स है, साइक्लोन निसाग्र के बारे में है। इसको नेम किया है कौन? बांग्लादेश ने। इसको बांग्लादेश ने नेमिंग किया है इसका, साइक्लोन निसाग्र का। साइक्लोन का नेमिंग कैसा होता है इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा प्रॉपर साइक्लोन की नेमिंग के लिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे नेमिंग होता है साइक्लोन का, कैसे मतलब कभी थाईलैंड, अभी जैसे अम्फान साइक्लोन आया था तो उसको थाईलैंड ने थाईलैंड ने नेमिंग किया था, और ये निसर्ग साइक्लोन आया तो इसको बांग्लादेश ने। लोग सोचते हैं कि साइक्लोन तो आ रहा है इंडिया में लेकिन नेमिंग करता है बांग्लादेश, थाईलैंड, तो इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। तो देखते हैं साइक्लोन निसर्ग क्यों न्यूज में है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साइक्लोन निसर्ग इज हेडेड टुवर्ड द नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। क्या बोल रहा है? ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, साइक्लोन निसर्ग इज हेडेड टुवर्ड द नॉर्थ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। 2 स्टेट को ये हिट किया है, नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात को। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इन स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी साइक्लोन निसर्ग वुड बी मच वीकर देन साइक्लोन अम्फान। साइक्लोन निसर्ग जो है ये आया अरब सागर में आया है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि अरब सागर में साइक्लोन आते हैं, क्योंकि इससे पहले मुंबई में जब इससे पहले 1820 में साइक्लोन आए थे, और ये 200 साल के बाद, करीब में अप्रॉक्स 200 साल के बाद ये साइक्लोन आ रहे हैं अरब सागर में। तो हमेशा अरेबियन सी में, क्योंकि वहाँ का पानी जो है वो मच कोल्डर, पानी जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, जिसके कारण साइक्लोन के लिए एक एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है और साइक्लोन आ नहीं पाते हैं। और यही बे ऑफ बंगाल क्या रहता है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर इंडिया, इधर से कंट्रीज, इधर से कंट्री, तो वो उसकी पानी जो है वो जल्दी वार्म होती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी से। तो इसके कारण क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं साइक्लोन बनने के एज कम्पेयर टू अरेबियन सी में। तो इसलिए ये तूफान का ये जो साइक्लोन आया है ये काफ़ी न्यूज़ में है, और ये एग्ज़ाम में हो सकता है भी आ सके, क्योंकि ये इस एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर 2 साइक्लोन्स आ गए हमारे इंडिया में। और हमारा इंडिया एक कोविड से लड़ ही रहा है, ऊपर से एक साइक्लोन एक एक करके आते जा रहे हैं। दैट स्ट्रक ऑन May 20 एंड पास थ्रू वेस्ट बंगाल ऑन इट्स वे टू बांग्लादेश। क्या कह रहा है कि ये वेस्ट जो साइक्लोन अम्फान कब आया था May 20 को, और ये वेस्ट बंगाल के हिट किया था और ओडिशा को, और उसके बाद कहाँ चला गया? बांग्लादेश की तरफ। साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ द नॉर्थ इंडिया ओशियन आर मोर फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑन द अरेबियन सी साइड। कह रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? मोर फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू साइक्लोन फॉर्म ऑन अरेबियन सी साइड। The relatively cold water of the Arabian Sea discourages the kind of very strong cyclone that are formed on the Bay of Bengal side. जो क्योंकि अरेबियन सी का पानी क्या होता है? बे ऑफ बंगाल से कोल्ड होता है, जिसके कारण उसको प्रॉपर एक साइक्लोनिक कंडीशन नहीं बन पाती है अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में ऐसी कंडीशन हमेशा बनती रहती है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो इसके कारण
साइक्लोन फॉर्म होते रहते हैं दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बे ऑफ बंगाल से। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश फेस द बर्ट ऑफ दिस साइक्लोन एवरी ईयर। मैक्सिमम टाइम देखा गया उड़ीसा या बंगाल या आंध्र प्रदेश हो गया तो हमेशा हर साल एक ना एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से वहाँ आई जाते हैं। तो क्या कंडीशन बन रहा है कि इस बार साइक्लोन अधिक आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो जिसके कारण हमारे यहाँ पॉल्यूशन देखा जा रहा है वो काफ़ी कम हो गया है। पॉल्यूशन कम होने के कारण क्या हो गया है, जो एरोसोल्स बनते हैं, एरोसोल्स क्या होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लाउड सीडिंग में। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, क्लाउड सीडिंग वो होता है कि जो जैसे हमारे यहाँ से इवोपोरेट होता है पानी और पानी ऊपर जाके बूंद बूंद में रहता है, तो क्लाउड सीडिंग क्या करता है, इन बूंद बूंद को पास में लाके एक बादल बनाता है जिसका काम रहता है एरोसॉल का काम रहता है। तो एरोसॉल की कमी के कारण पॉल्यूशन कम हो गए, एरोसॉल भी कम हो गए, तो क्या हो रहा है कि आसमान हमारा पूरा क्लियर हो गया, जिसके कारण सन की रेज अब सीधा आ रही है, जो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है वाटर ऑफ ओशियन को, ओशियन वाटर को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, जिसके कारण साइक्लोन की कंडीशन बनने लग रही है। अब पानी गर्म होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म्ड होगा, उसके बाद वो साइक्लोनिक कंडीशन में। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं ये निसर्ग साइक्लोन के बारे में। 1 जून को 11:30 बजे ऐसी कंडीशन फॉर्म्ड हुई जब आईएमडी ने रिपोर्ट किया कि हाँ साइक्लोन आ सकता है, मुंबई और गुजरात में हिट कर सकता है साइक्लोन। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता भी नहीं है, जैसे साइक्लोन अगर बनता भी है अरेबियन सी में तो हमें कभी स्ट्रक नहीं करता है, वो हमेशा मुड़ के किधर चला जाता है, ओमान साइड चला जाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ बारिश, और यही कारण है, दिस इज द रीजन बिहाइंड कि महाराष्ट्र हमेशा वाटर डिस्ट्रेस स्टेट रहता है, क्योंकि जो ये साइक्लोनिक कंडीशन अगर बनती भी है तो ये यहाँ से जाके सारा मॉइस्चर और विंड इस सारे को एब्जॉर्व कर लेती है। अब जब मॉइस्चर ये एब्जॉर्व हो जाएगा तो सीधा लेके किधर चली जाती है, ओमान में, जिसके कारण यहाँ पे बारिश कम हो जाती है और ये इफेक्ट हमारे पूरे इंडियन मानसून पे भी पड़ जाता है। तो यही इस बार भी हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हमारे कोस्ट से टकराया है ये साइक्लोन। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म जून 2 को हुआ, कंडीशन ऐसा हुआ, जून 3 को वो चेंज हो गया सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। ये कंडीशन होती है जैसे डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म और सीवर साइक्लोनिक, मतलब ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। फिर से ये देखो यहाँ पे हिट किया, फिर से साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ तक जब था तब तक वो लो प्रेशर, जब वो लैंड में आया तब उसको अलग कंडीशन मिल गई, उसके बाद वो जब तक उसके अंदर पावर थी तब तक वो गया, उसके बाद वो चेंज होने लगा, फिर से अपने कंडीशन से नीचे होने लगा, फिर वो मध्य प्रदेश जाते जाते क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गया। तो ये होती है प्रॉपर प्रोसीजर। हम एक वीडियो प्रॉपर एक बनाएंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोन पे, उस पर हम बात करेंगे। आगे चलते हैं हम अगले करंट अफेयर्स पे अपने। ये क्या है, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। रिसेंटली अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना विल बी सेटिंग अप अ कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पीओके अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने एक इनिशिएटिव किया है, जैसे चाइना बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है इंडिया के खिलाफ, तो उसने एक ऐसा स्टेप्स लिया है, उसने क्या किया है कि एक पीओके में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो बोल रहा है कि ये पाकिस्तान के रीजन में हो रहा है। किसके तहत कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो ये चाइना और पाकिस्तान के एक बायलैटरल रिलेशन के तहत एक पैक्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये चाइना ने इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसीलिए वो एक कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। कौन सी रिवर के ऊपर बना रहा है, झेलम रिवर के ऊपर। हमारा कल का वीडियो एक है जो अब जाके देख लीजिए उस वीडियो को, उस वीडियो में मैंने इंडस वाटर सिस्टम पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने झेलम के बारे में बताया। ये इंडस वाटर ट्रीटी से झेलम जो है वो पाकिस्तान को अलॉटेड है, और इसका वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, तो इसीलिए इस रिवर के ऊपर कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है चाइना। एम्स एट एनुअली प्रोवाइडिंग मोर देन 5 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या एम है इसका, एम ये है कि वो 5 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, किसको, फॉर कंज्यूमर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी एट लो कॉस्ट। इट इज़ 1124 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया हैज़ अपोज द मूव, इंडिया इस अपोज, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से कहते हैं पीओके जो है वो हमारा रीजन है, वो तो पाकिस्तान ने उसको ज़बरदस्ती हड़प रखा है,
तो इससे पहले भी चाइना पाकिस्तान एक गिलगित बल्तिस्तान में एक डैम बना रहा था, उस पर भी इंडिया प्रोजेक्ट बना रहा था, उस पर भी इंडिया ने अपोज किया था। तो ये इंडिया इस बार चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब हम ये जान लेते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। The 3,000 kilometer long CPEC is aimed at connecting China and Pakistan with rail, road, pipelines and optical cable fiber networks। चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो 3,000 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होगा। कैसे? रेल से, रोड से, पाइपलाइन से और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से, मतलब इंटरनेट से। इट कनेक्ट चाइना जियांग प्रोविंस विथ पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। इसी इनिशिएटिव के अंदर चाइना का जियांग प्रोविंसेस किससे कनेक्ट हो रहा है? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चाइना टू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में चाइना को एक्सेस प्रोवाइड कराएगा कौन? पाकिस्तान। द CPEC इज द पार्ट ऑफ द OBOR। ये OBOR एक चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये क्या है? वन बेल्ट वन रोड। इसी के अंदर क्या आता है? OBOR क्या है? वन बेल्ट वन रोड। इसी के अंदर क्या आता है? CPEC, इनिशिएटिव बाय द चाइना। तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अगले करंट अफेयर्स पे अपने चलते हैं। अपवर्ड डेफिनेशन ऑफ MSME। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था, तो उसमें उन्होंने MSME के डेफिनेशंस को चेंज कर दिए थे। उसमें बहुत सारे उन्होंने लॉन्च किए थे, तो उसमें MSME के जो डेफिनेशंस थे उसको चेंज कर दिए थे। क्या क्यों? न्यूज़ में यूनियन कैबिनेट हैज़ अनाउंस पॉलिसी चेंजेस फॉर MSME सेक्टर एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत MSME के पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अपवर्ड रिवीजन ऑफ MSME डेफिनेशन। इट मे बी नोटेड दैट दिस रिवीजन वाज डन आफ्टर 14 ईयर्स। 14 साल बाद, जब से ये बना है उसके बाद ये पहली बार इसको रिवाइज किया जा रहा है MSME को। और इस क्यों? क्योंकि MSME पे ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेके चल रही है, इसमें वो चाहती है कि हम अपने स्मॉल इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाएं, जो कि बहुत अच्छी सोच है हमारी गवर्नमेंट की। सिंस द MSME डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006 में MSME आया था, ध्यान रखिएगा। और 14 साल बाद इसको रिवाइज किया जा रहा है पहली बार। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट द टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिट्स ऑफ टर्नओवर फॉर एन कैटेगरी ऑफ MSME यूनिट्स वेदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। क्या होता था पहले? जो ट्रेड होते थे उसको क्या एक साथ वो लोग कंट्री है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? माइक्रो अलग करेगी, स्मॉल अलग करेगी, मीडियम अलग करेगी। तो उसमें क्या करेगी? माइक्रो के कितने प्रॉपर हो रहे हैं, स्मॉल के कितने हो रहे हैं और मीडियम, मतलब तीनों पे अलग अलग गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा। और सारे के डेफिनेशन को उन्होंने चेंज किया है। दिस इज येट अनदर स्टेप टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक। इस बार इंडिया की पोजीशन क्या है? इस बार इंडिया की पोजीशन 63rd पोजीशन है इंडिया की। और इससे पहले इंडिया की पोजीशन क्या थी? 77th। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टर को ये रिपोर्ट देख के ही वो इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यहाँ अच्छी कंडीशन है इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया में, न्यूजीलैंड में अच्छी कंडीशन है। जैसे फर्स्ट पोजीशन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी कंडीशन है बिजनेस करने के लिए। और सबसे लास्ट कौन सा है? इसमें 190 कंट्रीज हैं सारे वर्ल्ड। ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लेके आता है। 190 कंट्रीज हैं इसमें। और लास्ट में कौन है? सोमालिया। और इंडिया की पोजीशन क्या है? 63rd, जो कि 14 प्लेस अपवर्ड मूव की है। तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा ईज ऑफ डूइंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ MSME देखते हैं। MSME की इंपॉर्टेंस क्या है? MSME आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे बड़ी चीज MSME अब एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी। अगर पूरा एक स्मॉल सेक्टर ही घट जाएगा जहां रॉ मटेरियल्स ही नहीं आएंगे, तो कैसे ये बड़े बड़े इंडस्ट्री वर्क करेंगे? दिस स्मॉल इकोनॉमिक इंजन्स हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज GDP, रैंकिंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 29%। तो ये सबसे बड़ी चीज़, ये आप याद रखिएगा कि 29% MSME जो है वो GDP में कंट्रीब्यूट करता है। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 29%। They contribute to almost half of export from the country. Additionally, more than 11 crore people are employed in the MSME sector. More than 11 crore people, 11 करोड़ पीपल को ये
जॉब भी एम्प्लॉय करता है एमएसएमई सेक्टर। तो देखिए एमएसएमई सेक्टर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर इस पर ध्यान भी देना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं नई डेफिनेशन क्या है। पहले क्या था, पहले 25 लाख था कैपिटल होना चाहिए और 10 लाख का टर्नओवर। अब क्या 1 करोड़ का कैपिटल और 5 करोड़ का टर्नओवर। स्मॉल का क्या डेफिनेशन था, ये मैक्रो का हो गया, 25 लाख पहले था, अब ये न्यू है, 1 करोड़ कर दिया गया इसको, और टर्नओवर बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 करोड़। स्मॉल का देखते हैं, स्मॉल का क्या है, पहले 5 करोड़ था और टर्नओवर क्या था, 2 करोड़। अब क्या कर दिया गया, इसको 10 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50 करोड़। मीडियम का देखते हैं क्या है, मीडियम का कैपिटल है 10 करोड़ और टर्नओवर कितना है, 5 करोड़। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50 करोड़ कैपिटल कर दिया गया है और 250 करोड़ कर दिया गया है टर्नओवर। तो ये आपको उसमें यूपीएससी प्रीलिम से पूछ सकता है स्टेटमेंट देके कि ये हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो का 1 करोड़ और 5 करोड़ नया है और स्मॉल का 10 करोड़ और 50 करोड़ नया है और 50 करोड़ और 250 करोड़ नया है, किसका, मीडियम का। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। क्या है देखते हैं इसके बारे में। अ वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी on social stock exchange has recommended allowing non-profit organization to directly list on such platform। क्या बोला है सेबी ने, अब लोग क्या कर सकेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो एनजीओज हैं वो लिस्टिंग करा सकती हैं अपना, जो एनजीओज हैं वो अपनी लिस्टिंग करा सकती है, किसमें, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। ये क्या है, ये एक अलग तरह का एक्सचेंज है, जैसे एनएससी होता है, बीएससी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह ये एसएससी होता है, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसका काम प्रॉफिट नहीं गेन करना नहीं होता है, इसका काम होता है टू क्रिएट सोशल इन्वायरमेंट। ये सोशल इन्वायरमेंट को अच्छे से करने के लिए, जैसे कोई एनजीओज है वो गरीबों के लिए काम करती है, तो उनके लिए ये क्या करेंगे, अब उसने अपनी कंपनी को लिस्ट कर दिया, तो जो भी मतलब अगर उसको इन्वेस्ट उनमें करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एन एसएससी इज ए प्लेटफॉर्म विच अलाउज इन्वेस्टर टू बाय शेयर्स इन सोशल एंटरप्राइज वेल्टेड बाय एन ऑफिशियल एक्सचेंज। द एसएससी विल function as a common platform where social enterprise can raise fund from the public। ये इसमें पब्लिक भी रेज फंड कर सकती है, पब्लिक भी फंडिंग कर सकती है इसके लिए, सोशल एंटरप्राइज के लिए। इट विल फंक्शन ऑन द लाइन्स ऑफ मेजर स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएससीज एंड एनएससीज। हाउएवर द पर्पस ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल बी डिफरेंट बट सोशल वेलफेयर। इसका काम प्रॉफिट नहीं है, क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना। अब एसएससी को क्यों सेबी ने देखा है, इंडिया नीड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट इन कमिंग ईयर्स। इंडिया को आगे जब इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। कमिंग ईयर्स टू बी एबल टू मीट द ह्यूमन डेवलपमेंट गोल एचडीजीज आइडेंटिफाइड बाय ग्लोबल बॉडीज लाइक द यूएन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट गोल को अपने इंप्रूव करने के लिए इंडिया ये कदम उठाया है। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, देयर इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक फंड्स फ्रॉम द डोनर्स इन द फॉर्म ऑफ जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, एसएससी एसएसईज। क्या है ये, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपसे पूछेगा कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड किस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो उसको आपको बता देना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज से। दिस बॉन्ड विल बी लिस्टेड ऑन द एसएससीज। ओके, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट पे। आज हम देखते हैं ट्राइब्स इन न्यूज। लद्दाख की चंगपा ट्राइब न्यूज में है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द चाइनीज आर्मी हैज टेकन ओवर 16 कैनाल्स। 2 एकड़ जमीन चाइनीज आर्मी ने इनके हड़प ली है, ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन चुमूर एंड एडवांस अराउंड 15 किलोमीटर इनसाइड देमचोक। लद्दाख के 2 एरिया में चुमूर और देमचोक में चाइना ने क्या किया है कि 2 एकड़ की जमीन इनकी हड़प ली है और वहाँ पे वो अपना कैंप बना लिए। तो वहाँ पे ये क्या करते थे, टेकिंग ओवर ट्रेडिशनल ग्रेजिंग पैस्चर एंड कल्टिवेबल लॉज। वहाँ पे ये खेती करते थे और अपने
उनके जो जानवर होते हैं उनको वो खिलाने पिलाने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। जैसे वहाँ पे एक बकरी होती है पाशिमा बकरी, जो वहाँ की पाशिमा शॉल बहुत फेमस है, तो उनके बाल से ही वो शॉल बनाए जाते थे। और वहाँ के वो ट्राइब्स बहुत परेशान है क्योंकि वो जो लैंड था वो उसी वहाँ पे वो लेके जाते थे बकरियों को चराने के लिए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द चांगपा ऑफ लद्दाख इज हाई एल्टीट्यूड पेस्टोरलिस्ट रेजिंग मेनली याक्स एंड गोट्स। ये दो जानवर को पालते हैं, याक्स और गोट्स को। द चांगपा स्पीक चेंग्स खात। कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं ये? चेंग्स खात, अ डायलेक्ट ऑफ तिब्बतन। ये तिब्बतन बोली है चंग्सखात, इसको चंगपा ट्राइब बोलते हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, ये एक तरह से मान सकते हैं ये तिब्बत से इन्फ्लुएंस है, मतलब तिब्बत का लैंग्वेज भी यूज करते हैं और तिब्बत बुद्धिज्म का फॉलो भी करते हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट बिमल जलान कमेटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली was constituted for which of the following purpose? बिमल जलान कमेटी के बारे में है। तो पहला ऑप्शन है टू रिव्यू द पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सेकंड ऑप्शन है टू रिवाइज एंड सजेस्ट रिफॉर्म टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, थर्ड ऑप्शन हमारा है टू रिव्यू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई, फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू सजेस्ट रिफॉर्म मेजर्स टू रिवैम्प एफएसएसआई। तो आपको देखना है, सही ऑप्शन पे टिक लगा के कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड पीरियोडिकली इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे कराती है? तो इसके बारे में आपको देखना है। ए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, ये कौन रिलीज करता है? तो पहला ऑप्शन है इसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नीति आयोग। तो आपको बताना है कि ये रिपोर्ट, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, होप यू लाइक द चैनल। इफ यू लाइक माई वर्क, डू लाइक द चैनल। For more information, join our Telegram channel, Abstract IS. Like, share and subscribe. Thank you. Thank you so much.